हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन शॉट डिफेंस एकेडमी अगेन। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा कि जो एनडीए का एग्ज़ाम है, एनडीए फर्स्ट और सेकंड 2020 का एग्ज़ाम 6 सितंबर को होने वाला है। तो कई बच्चे क्या होते हैं कि जिनका कोई फ्रेश कैंडिडेट होता है और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पिछले 2 या 3 अटैम्प्ट दिए हुए होते हैं, लेकिन उनका एक बार भी सेलेक्ट नहीं हुए हैं, एनडीए के एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर सके वो। तो मैं आज एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ अपने 3 से 4 अटैम्प्ट के एक्सपीरियंस से कि भाई वो स्ट्रेटजी से आप जो फ्रेश कैंडिडेट है उनके लिए तो हेल्प करेगा ही करेगा, और जो कैंडिडेट पिछले 1, 2, 3 अटैम्प्ट से लगातार अटैम्प्ट दिए जा रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे एग्ज़ाम को, तो उनके लिए ये बेस्ट वीडियो होने वाली है। ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे आपका सिलेक्शन तो होगा ही होगा, साथ में आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे, और आप अगर आपका एसएसबी भी क्लियर होता है तो आप मेरिट लिस्ट में कभी भी बाहर नहीं होंगे। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भाई इतने अच्छे एक स्ट्रेटजी आप मेरी ओर से फॉलो करेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, ये मैं श्योरिटी दे सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की स्ट्रेटजी की वीडियो। और भाई आपका पूरा साथ चाहिए इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। मैं हर चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी तैयारी करता हूँ, ग्रेजुएशन के बाद ऑफिसर एंट्री के लिए तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है 12th बेस पे, तो उसके लिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर रहा हूँ, जैसे मेरा टाइम भी लग रहा है, तो आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो और देखते हैं कि भाई क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है 6 सितंबर के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि भाई स्ट्रेटजी क्या हो सकती है एनडीए के एग्ज़ाम में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को अटैम्प्ट करने के लिए। देखिए, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको मॉक टेस्ट करने चाहिए, ये करने चाहिए, वो करने चाहिए, प्रीवियस ईयर देखने चाहिए। भाई ये काम बहुत पहले का करना चाहिए था। अगर आपने नहीं किया है तो भाई कोई बात नहीं, आपने वैसे अच्छी तैयारी की होगी, लेकिन मॉक टेस्ट वगैरह अगर आपने लगाए हैं तो और भी अच्छी बात है। तो ये सब स्ट्रेटजी बहुत पहले करनी चाहिए थी आपको, 2 से 3 महीने पहले, और ये मैंने वीडियो पहले बनाई भी थी। अगर आपने चैनल विजिट नहीं किया तो आपकी कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने ये वीडियो बनाई थी, बताया था कि भाई आपको ऐसे ऐसे स्ट्रेटजी लेनी है 2 से 3 महीने की तैयारी के लिए। तो फ़िलहाल आपके सिर्फ 3 या 4 दिन बच गए हैं एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई 6 सितंबर के एग्ज़ाम में आप कैसे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को अटैम्प्ट करोगे एग्ज़ामिनेशन हॉल में। मेनली मुद्दा क्या है कि भाई आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में कैसे अटैम्प्ट करोगे, ये तो सब बताता है कि भाई मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, प्रीवियस ईयर देख लो, प्रीवियस ईयर कितने जितने भी क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस कर लो, ये मटेरियल ले लो, पाथफाइंडर, RS अग्रवाल, ये सब कर लो, NCERT कर लो, ये सब बताते हैं, ये मैंने भी बताया है। लेकिन मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपको कैसे वहाँ बैठ के अटैम्प्ट करना है एग्ज़ाम को, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं, तो ये शायद किसी ने भी नहीं बताया होगा आपको कि भाई कैसे एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ के आपको अटैम्प्ट करना है पेपर को। तो देखते हैं कि भाई आपका जो पेपर फर्स्ट है और जो पेपर सेकंड है। पेपर फर्स्ट आपका मैथमेटिक्स का है जिसमें 120 क्वेश्चन है, और पेपर 2 आपका GAT का है, ठीक है, जिसको आप जनरल एबिलिटी टेस्ट भी बोलते हो। इसमें 150 क्वेश्चन है। ये आता है 300 मार्क्स का, ये आता है 600 मार्क्स का, और जो आपकी ओवरऑल कट ऑफ निकलती है वो 900 मार्क्स की निकलती है, ठीक है। और यूपीएससी के जितने भी नोट अपने साइट पे देखा होगा, लिखा होता है कि भाई आपको इसमें और इसमें पास होने के लिए मिनिमम 25%, कई बार पहले 2013-14 का जो ट्रेंड था उसमें 20% भी आता था कई बार, ठीक है। तो 25% या 30% जो भी लिखा होता है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं मैथमेटिक्स और GAT में आपको पास होने के लिए। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि भाई ये मिनिमम मार्क्स तो लिखे हुए हैं 25% और इस तरफ भी 25%, लेकिन इससे आपका सिलेक्शन नहीं होता भाई। ये आपको पता होगा कि आपको जो ओवरऑल कट ऑफ दिखती है 900 में से, वो कितनी दिखती है भाई, ओवरऑल जो कट ऑफ दिखती है वो 330, 340, 45 इतनी कट ऑफ दिखती है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ इस साल भी जो आप 6 सितंबर का एग्ज़ाम देने जा रहे हो एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकंड के लिए, इसकी भी
जो मैक्सिमम कट ऑफ जा सकती है वो 350 तक अप्रोक्स जा सकती है। ये मेरा प्रोडिक्शन है, ठीक है, जितना मैंने एनालाइज़ किया है। 300-350 तक जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, क्योंकि भाई अब की बार एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकंड के लिए बहुत बच्चे हैं, और ये बहुत बच्चे हैं, ये कंपटीशन को बढ़ाएंगे। और लॉकडाउन में जो बंदे अप्रैल में अटैम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे थे, वो उनको भाई बहुत टाइम मिल गया और वो बहुत ही ज़्यादा स्कोर करेंगे, ये आप देख लेना। तो ये जो मैं बता रहा हूँ कट ऑफ, ये भाई बिल्कुल जा सकती है, और मैक्सिमम चांसेस कि 350 कट ऑफ जाने के, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि भाई एनडीए फर्स्ट और सेकंड इकट्ठा हो रहा है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन कई बच्चे क्या होंगे भाई, डर जाएंगे कि भाई बच्चे बहुत ज़्यादा हैं तो हमारा सिलेक्शन कहाँ से होगा। भाई मैं ये बता रहा हूँ कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में, चाहे उसमें 1 करोड़ बच्चे फॉर्म भर रहे हों या उसमें 10,000 बच्चे फॉर्म भर रहे हों, ठीक है, कंपटीशन सिर्फ ऊपर क्रीमी लेयर के लिए होता है। नीचे मैक्सिमम बच्चे तो फार्म भरते हैं कि भाई चलो देख लेते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट है, कैसे क्या क्वेश्चन आता है, ट्रेंड देख लेते हैं, और ये देख लेते हैं कि भाई किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, हम तैयारी कर भी सकते हैं नहीं। तो मैं ये बता रहा हूँ, जो कंपटीशन होता है क्रीमी लेयर का तो होता ही होता है, साथ में जो आपका कंपटीशन है, एक नॉर्मल बंदे के लिए जो कंपटीशन है वो सिर्फ 20 से 25% बंदों से ही है। जो नीचे का जो परसेंटेज बच गया वो भाई बिल्कुल या तो लो लेवल के, एवरेज से भी बिलो एवरेज के जो बच्चे होते हैं वो होते हैं, या बिल्कुल वो बंदे होते हैं जिनको कुछ नहीं आता, सिर्फ फॉर्म भरने से मतलब है। वो सिर्फ फॉर्म की क्वांटिटी दिखा देंगे, भाई इतने बच्चों ने फिल किया है फॉर्म, लेकिन उससे आपका कोई मैटर नहीं करता कि भाई वो बच्चे, आप देख जाएंगे कि भाई इतनी क्वांटिटी है तो आप डर जाएंगे, ऐसा कोई मतलब नहीं है। आपका सिर्फ कंपटीशन 20 से 25% के लिए। तो अब मैं बात करता हूँ कि मैंने बताया कि मैथमेटिक्स में 120 क्वेश्चन है, जीएटी में 150 क्वेश्चन है, तो 300 मार्क्स और 600 मार्क्स, ठीक है। इन 300 मार्क्स में मैं बता रहा हूँ, मैथ्स आ गया पेपर फर्स्ट में तो, और इन 600 मार्क्स में क्या आ गया भाई, 50 क्वेश्चन तो आ गए इंग्लिश के, जो कि आपको देंगे 200 मार्क्स, ठीक है। और 100 क्वेश्चन जो होते हैं वो किस किस के होते हैं भाई, जीएस के होते हैं, प्लस जीएस जीके, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ होती है, मतलब आपकी जनरल साइंस होगी, और जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ठीक है, ये सब चीज़ ये 100 क्वेश्चन में आता है। तो ये आपको देते हैं 400 मार्क्स। इसका मतलब इनमें क्या होता है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, और जो 120 है, और जो 120 है जो 300 नंबर का होता है, उसमें एक क्वेश्चन होता है 2.5 मार्क्स का, ठीक है। तो भाई आपको मैंने बताया कि भाई इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ये इतने मार्क्स के होते हैं, तो आपको ये लग रहा होगा कि भाई ये तो हमें पता था पहले से कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इतने मार्क्स के होते हैं, ये आप क्यों बता रहे हैं, आपने तो बोला था स्ट्रैटेजी बताऊंगा। भाई मैं उसी तरह से स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ, आप बस समझते जाइए, आपको लास्ट में पता चलेगा कि भाई ये तो बिल्कुल न्यू तरीका है जानने का कि भाई हमारे रियल में इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में। भाई एग्जामिनेशन हॉल में आप जाते हो पेपर फर्स्ट के लिए आप बैठे, ठीक है, आपने OMR शीट को फिल किया, नंबर वगैरह अपना रोल नंबर वगैरह, नेम वगैरह भरा, जो भी है, सब्जेक्ट भरा कि भाई मैथमेटिक्स का पहला पेपर है हमारा। उसके बाद आपने जैसे ही बोलते हैं कि भाई आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया, आपने पेपर ओपन किया, और आप देखते हो कि भाई बहुत से बंदे ऐसे होते हैं कि भाई जैसे पेपर ओपन किया तो पहला और दूसरा क्वेश्चन आसान मिल गया तो वो अटैम्प्ट कर लिया, और उसके बाद पहले से ही सीरीज से स्टार्ट कर देंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मान लिया उन्हें 10 तक अटैम्प्ट कर लिया, उनमें से एक उसने लीव कर दिया तो 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए। उसके बाद क्या करता है, एक क्वेश्चन आ गया, 11th क्वेश्चन पे गया, वो हार्ड क्वेश्चन निकला, उसका दिमाग खराब हुआ कि भाई ये क्वेश्चन सोल्व क्यों नहीं हो रहा, फिर वो क्या करता है, 11th को लीव करता है, 12, 13 देखता है, 14 देखता है, 1-2 क्वेश्चन सोल्व हुए, फिर प्रॉब्लम आई, और भाई उसका पूरा दिमाग खराब हो जाता है, और फिर वो लास्ट तक उसका बिल्कुल ख़राब हो जाता है पेपर। ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या, उसने खुद अपने एग्ज़ाम को ख़राब किया है, उसने खुद अपने पेपर फर्स्ट को ख़राब किया है, और अगर पेपर फर्स्ट ख़राब हो गया तो भाई पेपर सेकंड देने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आप 2019 के सेकंड का अगर एक बार नज़र घुमाएं मैथ के पेपर में, तो उसमें आपने देखा होगा कि 10 से 12 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के हैं, ठीक है, और 10 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के हैं,
तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि भाई अगर इन दोनों को मिला लें, मान लें 10-10 ही क्वेश्चन ले लें, तो 20 क्वेश्चन तो यही हो गए, ठीक है। 20 क्वेश्चन ये हो गए, और 20 क्वेश्चन का मतलब कितने मार्क्स, 50 मार्क्स, ठीक है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि भाई आपको ये दिमाग में नहीं बैठाना कि मेरे को पेपर ओपन करके पहले इस क्वेश्चन से लेकर 120 क्वेश्चन तक जाना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई आपको दिमाग में बैठाना नहीं है कि भाई 1 से लेकर 120 तक जाना है। आपको क्या करना है, आपको एक स्ट्रेटजी से चलना है। भाई 1 से लेकर 120 तक तो जो बंदा कुछ भी नहीं आता वो भी ऐसे ही चलेगा, फिर उसमें और आप में फ़र्क क्या हुआ, आपने इतनी तैयारी की, तो आपको वो स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए कि भाई मेरे को अटैम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन पेपर। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि भाई आप उन पोर्शन को देखिए जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन किस में आते हैं, प्रोबेबिलिटी में आते हैं, स्टैटिस्टिक्स में आते हैं, और आते क्वेश्चन इसमें कैलकुलस में भी हैं, लेकिन कैलकुलस में कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि स्टैटिस्टिक्स के और प्रोबेबिलिटी के भाई क्वेश्चन आसान होते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन इनकी क्वांटिटी आती है। देखो आप देखो 2 ही चैप्टर में 20 से 25 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन दिख गए, मैं क्या कह रहा हूँ कि पेपर आपने ओपन किया तो ज़रूरी नहीं है 1 से लेकर आप 120 तक जाओ। मैं कहता हूँ सबसे पहले आप 120 ही उठा लो। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन और प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन मैक्सिमम आपको लास्ट में मिलेंगे, और लास्ट में आप देखते हो अगर आप स्टार्टिंग से चले गए और 1 से 10 तक हमें आपको एक क्वेश्चन हार्ड मिल गया, तो भाई आप देखोगे 9 तो अटैम्प्ट हो गए, लेकिन एक हार्ड मिलते ही आपका बहुत टाइम 1 से 10 क्वेश्चन में कंज्यूम हो गया। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप डायरेक्ट 120 पे पहुंचते हो तो आपको 20 से 22 क्वेश्चन दिखते हैं, और अगर आप इनमें से 1-2 क्वेश्चन अटकते हो तो भी आपके 18 क्वेश्चन तो ईजिली सोल्व हो रहे हैं। तो आपको 18 दूनी 36, और 36 में 9 ऐड करते हैं तो 45 मार्क्स आपको ईजिली मिल रहे हैं, जो कि आपने 9 क्वेश्चन में जो टाइम कंज्यूम कराया था आपने, उतने उससे भी कम टाइम में आप यहाँ कितने 45 मार्क्स ले रहे हो, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि भाई आपको मतलब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आप एक तो बंदा है जिसे कुछ नहीं आता, वो 1 से लेके 120 तक जा रहे हैं, वो बीच में कहीं अटक गया तो मतलब उसका तो पेपर गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 120 पे डायरेक्ट पहुँचते हैं और वहाँ से प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स को उठा लेते हैं, तो भाई ये आपके 50 मार्क्स तो हो गए। अच्छा 50 भी तो नहीं, तो 45 मार्क्स तो आपके यहाँ से हो गए बहुत ही कम टाइम में। उसके बाद आपको क्या देखना है कि भाई जो बहुत ही कैसे भी क्वेश्चन बनता है आप इजीली कर लेते हो। जैसे मैं बताता हूँ किसका, बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स में भाई 2 क्वेश्चन आते हैं, और वो क्वेश्चन कैसे भी बन जाए आप इजीली अटैम्प्ट कर लेते हो, तो भाई 5 मार्क्स यहाँ से आ गए, ठीक है, 5 मार्क्स यहाँ से आ गए। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से 3 क्वेश्चन, ये भी आसान होते हैं, ये भी आप अटैम्प्ट कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो इसमें भी आप 4 क्वेश्चन मिल जाए तो भी मान लो आपने यहाँ से 8 मार्क्स ले लिए, ठीक है। उसके बाद भाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किसके आते हैं, ट्रिगो के। ट्रिगो में भाई मैं बता रहा हूँ, अगर मान लो मिनिमम से मिनिमम अगर 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनमें से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आप बहुत ही आसानी से कुछ भी वैल्यू पुट करके, ठीक है, या थोड़ा सा दिमाग लगा गया आप 5 क्वेश्चन को तो ईजिली सोल्व कर लोगे। तो 5 क्वेश्चन अगर सोल्व कर रहे हो तो 5 क्वेश्चन का मतलब है कि लगभग 12 से 13 नंबर आप ले रहे हो। नहीं 5 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, हाँ, तो कितने 12 से 13 नंबर आप ले रहे हो, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हो कि कुछ टाइम में आपके मार्क्स की क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, और आप मार्क्स इजीली ले रहे हो बहुत ही कम टाइम में। तो आपने एक तो क्या किया, 1 से लेके आप 20 तक क्वेश्चन जा रहे हो, और उसमें कुछ हार्ड मिल गया तो आप उसी पे टाइम ख़राब कर रहे हो। एक आपने क्या किया, एक दूसरा बंदा है वो स्ट्रेटजी से चल रहा है, उसने सबसे पहले पीछे क्वेश्चन उठाए, फिर उसने देखा कि मैं कौन से जो आसान क्वेश्चन होते हैं उनको अटैम्प्ट करता हूँ, तो बाइनरी देखा, कॉम्प्लेक्स देखा, ट्रिगो देखी, ठीक है। और भी जो चैप्टर हैं भाई, बहुत चैप्टर हैं जो आसानी से आप सोल्व कर सकते हो यार। आप खुद देखो आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उन पे ज़्यादा ध्यान दो और वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करो सबसे पहले, ठीक है। वीक पॉइंट पे बिल्कुल मतलब पहले कह रहा हूँ 120, आप ये बस ये दिमाग में रखो कि भाई मेरे को 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने, मेरे को क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं मैक्सिमम
80 से 85 क्वेश्चन मैक्सिमम है भाई ये। अगर आप ये अटैम्प्ट कर लेते हो ना, ये टारगेट रखो, आपके दिमाग में कभी भी स्ट्रेस नहीं आएगा 120 क्वेश्चन का। मैं ये बता रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में ये रखोगे कि 120 क्वेश्चन है ही नहीं, 120 क्वेश्चन है ही नहीं क्वेश्चन पेपर में, सिर्फ 80 से 85 क्वेश्चन है और ये 80 से 85 क्वेश्चन मेरे को करने हैं, बस ये रखोगे तो भाई मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे और बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लोगे पेपर फर्स्ट में। तो भाई ये मेरी तरफ से, मेरे एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, ये कुछ बात थी मैथ के पेपर के लिए। अगर मैं बात करता हूँ पेपर 2 के लिए, जीएटी के लिए अगर मैं बात करता हूँ, तो भाई जीएटी में अगर मैं 19 के पेपर की बात करता हूँ, 19 के सेकंड की, तो भाई 10 सिनोनियम्स, 10 एंटोनियम्स और 5 होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स आए थे और 5 आए थे पैराग्राफ के क्वेश्चन आए थे। 30 तो ये हो गए। उसके बाद 5 आए थे अरेंजमेंट, PQRS 5 शायद एरर आई थी, 5 ईडियम्स आए थे, ईडियम्स, और शायद अरेंजमेंट या एरर में से देख लेना आप, शायद 10 क्वेश्चन आए थे। तो भाई ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए थे किसमें, पेपर 2019 के सेकंड पेपर में इंग्लिश में। तो ये 50 क्वेश्चन थे। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ क्या कि भाई अरेंजमेंट PQRS वाले जो क्वेश्चन होते हैं भाई बहुत आसान होते हैं। अब 5 के 5 बिल्कुल ठीक मार सकते हो भाई, मैं तो मार देता था, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन यहाँ से आप 520 नंबर तो यहाँ से ले रहे हो। एरर में आप 3 से 4 आराम से ठीक कर सकते हो, 3 तो कर ही सकते हो भाई अगर मान लो 2 में कोई कन्फ्यूजन है। ईडियम्स कई बार आते हैं, कई बार नहीं आते। 19 में आए थे, पहले मैंने जब दिया था शायद एक ही बार आए थे और उसमें ईडियम्स नहीं आए थे। तो ईडियम के कम चांस होते हैं आने के, क्लोज टेस्ट आ सकता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इनमें से कुछ मतलब ऑप्शनल होता है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन एंटोनियम, सिनोनियम, फिल इन द ब्लैंक्स, पैराग्राफ और अरेंजमेंट एरर ये तो भाई फिक्स होते हैं। 5 आते हैं, कई बार 10 आते हैं, ये तो फिक्स होते हैं। तो सिनोनियम, एंटोनियम कई बार 10 आते हैं, कई बार 5 भी आते हैं। तो ये आप देख लेना। पैराग्राफ भी आसान होता है भाई, 4 तो आप आराम से ठीक मार सकते हो। और मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई साइनो एंटो में क्या होता है, अगर आपके वोकैब अच्छे नहीं है, तो अगर 10 आ रहे हैं तो उनमें से अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा के अगर आप 5 से 6, इसमें भी 5 से 6 कर लेते हो तो भाई इतना ही छोड़ दो और फालतू उसमें दिमाग मत लगाओ। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, फिर अगर हम दिमाग लगाते हैं, एक ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, उसके 4 ऑप्शन हैं। अब क्या होता है, जैसे हमने वो क्या पढ़ रखी है, थोड़ी बहुत पढ़ रखी है भाई, सभी पढ़ के जाते हैं और प्रीवियस से भी रट के जाते हैं। तो अगर आपने पढ़ रखी है तो क्या लगता है कि मैंने तो यार ये पढ़ रखा है, इसका A हो सकता है या B हो सकता है, और आप अपनी तरफ से C और D को एलिमिनेट कर देते हो, भाई ये तो हो ही नहीं सकते और फर्स्ट और सेकंड में C होगा। ऐसा बहुत से क्वेश्चंस में करते हो और फिर किसी में A लगा के आ जाते हो, किसी में B लगा के आ जाते हो, और फिर आपने आगे देखा कि भाई जो मैंने C और D एलिमिनेट किए थे उनमें से C आंसर निकल गया, ठीक है। तो ये भाई बहुत से बच्चों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता था, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये कोई कभी गलती मत करना, कि भाई अगर 5 से 6 आपके ठीक हो रहे हैं, आपको लग रहा है बिल्कुल कॉन्फिडेंट होगी भाई ये ठीक है, तो इतना ही छोड़ दो, फालतू दिमाग मत लगाओ। क्योंकि आपका जो टारगेट है 350 क्रॉस करने का, वो भाई आसानी से फुलफ़िल हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आसानी से फुलफ़िल हो जाएगा। तो अगर आपके ये ठीक हो रहे हैं तो भाई छोड़ दो, ठीक है, और जाने दो। क्योंकि अगर आपके गलत हो गए तो मैं बता रहा हूँ आपके सही भी जाने लग रहे हैं। क्योंकि यूपीएससी में, एनडीए में कितना होता है, 1/3 होती है नेगेटिव मार्किंग। मतलब जो 3 क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो तो उसके साथ साथ 3 क्वेश्चन जब आप गलत कर रहे हो तो उसके साथ साथ एक आपका ठीक भी जा रहा है। मतलब आप अगर जीएटी की बात करो तो 4 नंबर गवा रहे हो, और अगर मैं मैथ की बात करूँ तो आप 2.5 नंबर गवा रहे हो। तो भाई ये आपको बहुत दिमाग में रखना पड़ता है कि नेगेटिव मार्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एनडीए के एग्ज़ाम में। तो ये इंग्लिश का पार्ट हो गया। अब मैं अगर बात करता हूँ अगले 100 क्वेश्चंस की, जीएटी में अगले 100 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूँ तो भाई इन 100 क्वेश्चंस में आपके जनरल साइंस जो होती है, फिजिक्स प्लस बायो प्लस केमिस्ट्री, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बायो के मिलेंगे और फिजिक्स से मिलेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री मिलेंगे। तो टोटल ये क्वेश्चन लगभग 50 क्वेश्चन होते हैं, 45 से 50 क्वेश्चन इजीली होते हैं। और उसके बाद जो 50 क्वेश्चन बचते हैं उनमें आपकी हिस्ट्री होती है, जियो होती है, पॉलिटी होती है और करंट अफेयर्स होते हैं। तो भाई अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ के जा रहे हैं,
आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का कुछ नहीं पता, आप सिर्फ करंट अफेयर पढ़ के जा रहे हैं, तो भाई करंट अफेयर भी ये मान लो कि 10 से 12 से 15 क्वेश्चन तक भी करंट अफेयर के आ सकते हैं, और में से आप अगर 10 भी ठीक कर गए तो भाई 40 नंबर तो आपको यहीं से मिल गए, 40 नंबर तो आपको यहीं से मिल गए। अगर आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी बिल्कुल ही नहीं आती, थोड़ी बहुत पॉलिटी भी आती, पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन ईजी आते हैं भाई, उनमें से आप कुछ अटैम्प्ट कर लोगे तो भाई ये मान लो कि 35 से 40 नंबर आप पॉलिटी में भी ले सकते हो, मतलब यहाँ से 80 नंबर तो ये बन गए। और आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो डायरेक्शन के होंगे कि भाई जैसे आ जाएगा कि भाई एम्स है, एम्स के दिल्ली में भी है, जोधपुर में भी है, पटना में भी है, तो इस तरह को ईस्ट से वेस्ट अरेंज कीजिए या साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ जो भी है अरेंज कीजिए। तो आप भाई थोड़ा बहुत दिमाग लगाया, अगर आपने थोड़ा बहुत ग्राफ देख रखा है तो आप इजीली आप कर पाओगे। तो अगर मैं ये मान लूँ मोटा मोटा कि भाई हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से आप 10 से 15 मार्क्स भी ले आते, तो ये मान लो कि इस वाले सेक्शन में जो 200 मार्क्स का है, इसमें से आप 90 प्लस तो ले ही सकते हो। अगर मान लो आपने 90 भी लिए और इंग्लिश में आपने 200 में से अगर मान लो 80 भी ले लिए तो 170 तो ये हो गए भाई, 170 तो ये मार्क्स हो गए। और मैं बात करूँ जनरल साइंस के भाई, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो 200 में से आप 120 130 नंबर बिल्कुल ले सकते हो। अगर मैं 120 ही मान लूँ तो 290 तो यही हो गए, और 290 तो आपने जीएटी में ले ली, तो भाई मैथ में बचा गया, मैथ में सिर्फ 60 मार्क्स बच गए, और 60 मार्क्स बच गए तो भाई कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आई एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने में। तो भाई ये स्ट्रेटजी थी एक वो बंदे के लिए जो साइंस की स्ट्रेटजी थी, जो साइंस बैकग्राउंड से। लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है वो कैसे अटेम्प्ट करेगा? तो भाई जो आर्ट बैकग्राउंड से है उसके शायद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में से कुछ अच्छा हुआ तो वो यहाँ से मार्क्स खींच सकता है। और जनरल साइंस में थोड़ी बहुत तो 10th लेवल तक की तो पढ़ी होगी, तो 10th लेवल तक के ही आते हैं कुछ क्वेश्चन, और ऐसा तो नहीं है उसने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। अगर एक साइंस बैकग्राउंड का बंदा 120 130 ले रहा है, तो एक कॉमर्स और आर्ट बैकग्राउंड का बंदा ये मान लो कि 90 मार्क्स तो स्कोर कर ही सकता है। तो अगर यहाँ पे 90 ले रहा है तो जो साइंस बैकग्राउंड का यहाँ पे कम ले रहा है वो यहाँ पे ज़्यादा ले सकता है, और अगर वो यहाँ पे भी ज़्यादा नहीं ले रहा तो वो मैथ में खींच सकता है। और भाई साइंस बैकग्राउंड के लिए तो भाई मैक्सिमम चांस है रिकमेंड होने के, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैंने स्ट्रेटजी बताई है कॉमर्स के लिए भी, आर्ट्स के लिए भी, तो लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो साइंस बैकग्राउंड के बंदे होते हैं उनके लिए मैक्सिमम चांस होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आर्ट और कॉमर्स के भी क्वालिफाई नहीं होते भाई, उनके भी बहुत क्वालिफाई होते हैं, लेकिन आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होती है, क्योंकि जो मैथ्स होता है वो कॉमर्स में मतलब ऑप्शनल होता है, आप लेते हैं, इकोनॉमिक्स लेते हैं, और आर्ट में तो होता ही नहीं है मैथ, तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन साइंस जो नॉन मेडिकल के बंदे होते हैं उनके लिए बहुत ही इजी होता है अटैम्प्ट करना। अब मैं बता रहा हूँ कि जीएटी में कई बंदों को प्रॉब्लम क्या होती है। जो 50 क्वेश्चन होते हैं साइंस में तो चलो आंसर दिख जाते हैं ऑप्शन में, लेकिन कि हिस्ट्री, जियो, अगर हिस्ट्री और जियो की करंट अफेयर भी ले लो, पॉलिटी में फिर भी आंसर दिख जाएंगे। लेकिन हिस्ट्री और जियो में क्या होता है कि भाई आपने थोड़ा बहुत अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा है तो आपको क्या लगता है, अगर मान लो अगर मैं पॉलिटी भी इंक्लूड कर लो, मान लो अगर मैंने पॉलिटी भी इंक्लूड की और आपने पॉलिटी में मान लो आर्टिकल्स पढ़ रखे हैं, और एक क्वेश्चन मान लो आर्टिकल का ही आ गया, 4 ऑप्शन आ गए, तो आपको क्या लगता है, आपने थोड़े बहुत आर्टिकल पढ़ रखे हैं, तो आपको दिमाग में क्या लगता है कि भाई मैंने ये आर्टिकल पढ़ रखे हैं, और आपके दिमाग में ये फिट होता है कि भाई आर्टिकल तो पढ़ रखे हैं तो इनमें से मैं पक्का आंसर लगा सकता हूँ। आपने A B C D 4 ऑप्शन देख के आपको आता है इसमें कुछ नहीं है, लेकिन आपका दिमाग ये बोलेगा कि भाई मैंने पढ़ रखा है, तो आप क्या करोगे, डी को एलिमिनेट कर दोगे, बी को एलिमिनेट कर दोगे, तो हो ही नहीं सकते। फिर आपने देखा कि भाई ए और सी लग रहा है, तो आप सी लगा के फिर घर आके देखा कि भाई आंसर तो ये था। तो भाई मैं बता रहा हूँ जब आपकी स्ट्रेटजी से 350 प्लस आंसर हो गए हैं तो भाई क्या ज़रूरत है ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की, ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चंस को लीव करना छोड़िए, आपका दिमाग क्या बोलेगा, अब जीएटी में 150 क्वेश्चन है, 150 में से कई बंदे तो ऐसे होते हैं जो 130 प्लस या पूरे 150 मार के जाते हैं, और घर आके देखते हैं कि भाई उनके तो 100 मार्क्स 150 मार्क्स ही बन रहे हैं 600 में से। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई। मैं बता रहा हूँ अपने हाथ को कंट्रोल करना सीखो एमआर शीट पे। जब आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आते हैं तो बस इसको लीव करो भाई, बस दिमाग में ये मत बैठाओ कि
GAT में 150 क्वेश्चन, मेरे को 150 करने हैं, ये बिल्कुल दिमाग में मत बैठाओ। मैंने बताया कि जब मैथ में 120 क्वेश्चन है तो आपको टारगेट 80-85 का लेना है। तो GAT में हमारा टारगेट 80 का ही लिया और उनमें से आपके 70 ठीक हो गए, मान लो 70 ठीक हो गए, तो 140 और 35 175 तो यहाँ से ही आ गए। 175 भी नहीं, मान लो 160 ही ले लिए मैंने नंबर, 160 यहाँ से ले लिए। और मान लो मैं 350 कह रहा हूँ, मिनिमम कट ऑफ अगर मैं 350 कह रहा हूँ, तो कितने बच गए भाई यहाँ पे? 190 नंबर, 200 ही ले लो, मान लो 360 ही कट ऑफ ले रहा हूँ, तो 600 में से यार 200 नंबर लेने तो बहुत ही ईजी हैं यार, बहुत ही ईजी हैं, बहुत ईजी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप गलती क्या करते हो, आप 200 नंबर ले भी आते हो और मैथ में भी ले लिया, फिर आप क्या करते हो 200 नंबर तो आपके फिक्स आ गए, लेकिन फिर आप अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो बार बार कहता है कि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, इसका ये लगा दे, ये लगा दे, और आपका हाथ रुकता नहीं है, आप लगाते हो और देखते हो कि 200 में से आपके सिर्फ 150 से कम ही रह गए नंबर, और फिर आपको क्लियर नहीं होते। फिर आप सोचते हो यार मैंने तैयारी तो बहुत की थी लेकिन क्वालिफाई नहीं हुआ। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। आपने देखा होगा कि आगे पीछे आपकी सीट पे देखा होगा कि कई बंदे क्या होते हैं, जो सीरियस बंदे होते हैं उनकी आप OMR शीट देखोगे तो कहीं कहीं पे फिल होते हैं आंसर्स, कहीं कहीं पे नहीं होते। मतलब बहुत सी जगह पे ऐसे लगता है कि इसने तो क्वेश्चन किए ही नहीं है, लेकिन वो बंदा क्वालिफाई कर जाता है। और कई आपने देखा होगा पूरी भरे रखते हैं OMR शीट को, किसी ने ABCD ऐसे पूरा डिज़ाइन से भरे रखते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता। भाई वो बिल्कुल ऐसे बंदे होते हैं, उनको कुछ नहीं पता क्या करना है, कैसे अटैम्प्ट करना है एग्ज़ाम को। मैं बता रहा हूँ, जो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो 6 सितंबर के NDA के एग्ज़ाम को, तो भाई आपको स्ट्रेटजी से चलना पड़ेगा। और जैसे मैंने स्ट्रेटजी बताई है, अगर आप उस तरह से कुछ काम करेंगे अपने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए, तो भाई मैं बता रहा हूँ आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे NDA को। बिल्कुल हार्ड एग्ज़ाम नहीं होता, आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैंने मैथ में सिर्फ ये जो चैप्टर बताई है, कुछ ही चैप्टर बताए हैं, आप अपनी तरफ से देखिए, अपनी तरफ से सोच के जाइए। 4 तारीख और 5 तारीख को सोच के जाइए कि भाई मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, मैं कौन से क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ। उसी तरह से आप उस स्ट्रेटजी को अपने जाके एग्ज़ाम में लगाइए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप अटेंड करेंगे तो बहुत आपको हेल्प मिलेगी। और जैसे मैंने ये मेनली बताया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर के लिए, आपको लगेगा कि मेरे को क्वेश्चन आता है, लेकिन जब आपको क्वेश्चन पढ़ा आपका ब्रेन बोलेगा कि थोड़ा बहुत आता है, लेकिन जब आपने उसके बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ रखा, आपने आर्टिकल तो पढ़ रखे हैं लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़ रखा, तो भाई बिल्कुल लीव कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की, आप मार खा जाओगे, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मैंने इंग्लिश में बताया कि कैसे अटैम्प्ट करना है। तो भाई ये मेरी स्ट्रेटजी थी, मेरे 3 अटैम्प्ट जो सक्सेसफुल अटैम्प्ट रहे हैं उनके एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको अटैम्प्ट करना है एग्ज़ाम को, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को, दोनों को कैसे अटैम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन को लीव करना बहुत ज़रूरी। लीव ये भी एक क्वालिफाई या सीरियस कैंडिडेट, जो कैंडिडेट क्वालिफाई करता है एग्ज़ाम को, जो सीरियस होता है, उसकी ये जो स्ट्रेटजी है उसमें एक स्ट्रेटजी ये भी होती है कैसे क्वेश्चन को लीव करना है, ठीक है। तो लीव करना भी आपको आना चाहिए। अगर आप लगातार बनाए जा रहे हैं, सही हो गलत हो, तो वो भाई कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फिर अगर आप अभी 2 अटैम्प्ट दे चुके हो तो आप अगले 3 अटैम्प्ट में भी कुछ नहीं कर पाओगे, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब आपसे 5 अटैम्प्ट में नहीं हो रहा और एक बंदा आ रहा है 12th पास करके पहला अटैम्प्ट दिया और क्लियर, ऐसे ही बंदे होते हैं। तो वो स्ट्रेटजी से अटैम्प्ट करते हैं और वो सीरियस कैंडिडेट होते हैं। अगर आप भी सीरियस हैं तो भाई स्ट्रेटजी से फॉलो, स्ट्रेटजी लगाइए एग्ज़ाम में। अगर मेरी स्ट्रेटजी जो मैंने बताया उससे आपको बेनिफिट लग रहा है तो भाई मेरी वाली अप्लाई कीजिए और देखिए फिर आपको कैसे मार्क्स बढ़ते हैं और कैसे आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हो। तो भाई जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भाई मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी ग्रेजुएशन के बाद अपनी ऑफिसर एंट्री के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता, मेरे भी एग्ज़ाम्स अक्टूबर, नवंबर में, दिसंबर में एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता है, मैंने आपके लिए वीडियो भी बनाई है तो उनको जाके देखिए। अभी तो टाइम नहीं है लेकिन बाद में जब भी आपको टाइम मिले तो आप जाके देखिए उनको। और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट डालूंगा चैनल पे, तो भाई सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। और शेयर भी कीजिए, बच्चों को बताइए कि भाई ये स्ट्रेटजी देखिए, एक एक्सपीरियंस बंदा बता रहा है कि कैसे हमको अटैम्प्ट करना है। तो फ्रेश कैंडिडेट के लिए और जो बंदा रिकमेंड नहीं हो रहा है उनके लिए भाई बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी, आप इसको अप्लाई कीजिए, ज़रूर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप ऐसे ही अपना प्यार बढ़ाते रहिए चैनल पर और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए इसको अगर आपको बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आपके जो एग्ज़ाम है 6 सितंबर के लिए, उसके लिए भाई बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करता हूँ कि आप पक्का एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। भाई ये कभी मत सोचना कि मैं कमज़ोर हूँ, पोटेंशियल हर एक बंदे के अंदर है। जो भी वीडियो देख रहा है हर एक बंदा, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, इंग्लिश मीडियम का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर एक बंदे के अंदर पोटेंशियल होता है, बस डिफरेंस होता है थोड़ी बहुत कम ज़्यादा मेहनत का। कोई ज़्यादा मेहनत करता है तब सक्सेसफुल होता है, कोई थोड़ी कम में सक्सेसफुल हो जाता है। तो सिर्फ मेहनत का डिफरेंस होता है, पोटेंशियल हर एक बंदे के अंदर होता है, और हर एक बंदा एसएसबी भी क्वालिफाई कर सकता है और फाइनल मेरिट लिस्ट में भी रिकमेंड हो सकता है। हर एक बंदे के अंदर पोटेंशियल है, बस मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और ऐसे ही अपने परिवार का, माता पिता का और देश का नाम रोशन करते रहिए। थैंक यू।